अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये हमारी आज की 6 वीडियो है, इस सीरीज़ की 6 वीडियो है। और बेसिकली इसके अंदर हमारा फोकस रहेगा कि आपने 3 से 4 मंथ्स में या इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम में किस तरीके से अकाउंटिंग ऑफ ओ लेवल्स या IGCSE को प्रिपेयर करना है। इन दोनों से यानी सीरीज़ के लिए फॉर यानी ग्रेड लेवल्स के लिए, ओ लेवल एंड IGCSE के लिए सिलेबस सेम होता है, कंटेंट सेम होता है, पेपर पैटर्न सेम होता है, पेपर भी सेम होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे तो इनके लिए हम लोग सेम चीज़ यूज़ करेंगे। कल को अगर किसी पॉइंट पे आके ये चेंज आता है, मैं इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ समवेयर इन लेट जनवरी 2021, लेकिन अगर ये कल को पैटर्न वगैरह चेंज हो जाते हैं तो मैं इसकी नई वीडियो बना दूंगा। अभी इस पॉइंट पे IGCSE ओ लेवल अकाउंटिंग इज़ द सेम थिंग फॉर इन टर्म्स ऑफ पेपर पैटर्न, पेपर अटेम्प्टिंग, पास पेपर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आपसे शुरू में वही रिक्वेस्ट है कि educatorchange.com पे मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के लिए। अगर आप इससे बेटर कंटेंट चाहते हैं उनको ज़रूर परचेज़ करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो स्कूल का एक प्रोजेक्ट है उसके लिए हम फंड्स जनरेट कर रहे हैं, उससे फंड्स जनरेट होते हैं। नहीं करना चाहते नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है। मोस्टली चीज़ें हम लोग फ्री सेक्शन में यहीं पे या हमारी बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको फ्री कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा और उम्मीद है कि सब कुछ ही मिल जाएगा उसके अंदर। सेकंड चीज़ आगे सर एलओटी स्टडी के ऊपर AYLOTISTUDY.com बहुत सारा फ्री रिसोर्स पड़ा हुआ है, मेरा अपना भी, हमारे कंट्रीब्यूटर्स का भी। आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन नहीं लेकिन एजुकेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूशन वो आपके नाम से पब्लिश होती हैं, उसको विजिट करें। educatorchange.com पे फ्री सेक्शन अवेलेबल है, उसको विजिट करें। हमारा फेसबुक ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करें, हम नीचे उसका लिंक दे दिए। उसका रीज़न ये है कि वहाँ मैं पर्सनली अवेलेबल होता हूँ, आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूँ और किसी और ग्रुप में मेरे लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम नहीं है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो उस ग्रुप में मैं इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक उसमें हेल्प कर पाऊँगा। वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज के थ्रेड्स अवेलेबल हैं, तो उनसे ये है कि आपको बहुत सारी फ्री चीज़ें वहाँ इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। लास्टली मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। रीज़न ये है कि उससे बाकी स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा और जिस स्पीड से हम कंटेंट इस टाइम दे रहे हैं तो आपका बड़ा फ़ायदा होगा। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ टुडे, हमारा जो टॉपिक इस वक्त है वो है अकाउंटिंग ऑफ ओ लेवल एंड IGCSE, जिसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है। इसका जो रिटन मटेरियल है उसके नीचे लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से इसकी वीडियो के बारे में पढ़ भी सकते हैं कि मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूँ। अकाउंटिंग ऑफ ओ लेवल्स में जो पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं या IGCSE में बुक से दूर रहें। मैं आपसे यानी इसमें रिक्वेस्ट इसलिए करूँगा कि बुक से दूर रहें क्योंकि उसके अंदर बहुत एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन है, इतनी एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन है। वो आपको क्या नाम है, नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन देगा, उसके 10 टाइप्स बताएगा, ये बताएगा वो बताएगा। पेपर में वो आपसे डेफिनेशन मुश्किल से कोई 1-2 पूछ ले तो पूछ ले, वरना नहीं पूछता, ठीक है। कोई मुश्किल से 1-2-3 पूछ सकता है, वो भी 2 नंबर की, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिकल थिंग, उसमें आपको प्रैक्टिकल लिखना, क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू द थियोरेटिकल पार्ट। ठीक है, ज़रूरी है, उतना ज़रूरी नहीं है। किसी भी अच्छे ट्यूटर, मेरे पहली बात तो ये है कि मेरे अपने नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे मेरे फ्री सेक्शंस के अंदर। और अगर इस पॉइंट पे आप जब देख रहे हैं अवेलेबल नहीं है तो 7 या 8 फरवरी 2021 तक इंशाल्लाह ये सारे अवेलेबल होंगे। उनके लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, हमारे उनमें मिल जाएंगे। अगर मेरे अपने नोट्स आपको नहीं मिलते, किसी भी अच्छे ट्यूटर के आप नोट्स ले लें, उनको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपने रिफ्रेन करनी है, दूसरी, कुछ ट्यूटर्स मैंने ये चीज़ कॉमन देखी है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो आपको 1970s के 1980s के टू 1950s के पेपर्स करवा देते हैं। ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, इससे आपको फ़ायदा नुकसान होगा। रीज़न ये है कि सिलेबस अकाउंटिंग का बहुत हद तक चेंज हो जाता है वक्त के साथ साथ। कुछ उसमें टर्म्स ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल, कुछ टर्म्स उसमें से ऑब्सलीट हो जाती हैं, कुछ टेक्निक्स ऑब्सलीट हो जाती हैं, उनको वो रिपीट करवा रहे होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका फोकस रहेगा लास्ट 10 ईयर्स के पास पेपर्स पे। पेपर 1 के लिए 2002 ऑनवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से कुछ जो टॉपिक्स नहीं है सिलेबस में वो निकाल दें आप, ठीक है। ये तो हो गए कि आपके प्री रिक्विजिट्स के बारे में कि आपने किस तरह चलना है। ये तो हमारी स्टार्टिंग की बातें हो गई कि हमने कुछ चीज़ों पे फोकस जो करना है, कुछ पे जो नहीं करना। अकाउंटिंग की मेथोडोलॉजी में जो सबसे कॉमन मिस्टेक है ना, वो है स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्डर चैप्टर। स्टूडेंट्स को होता है कि यार हम पहले बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कर लें, बाकी हमारा बाद में हो जाएगा। ये सबसे फ्लॉड अप्रोच है। उसका रीज़न ये है कि आपको, अगर आप डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से शुरू करेंगे ना तो आपको कम से कम महीना लगेगा उनको समझने में, उनके फॉर्मेट को, उनके आइडियाज़ को। और उनके अंदर जो एडजस्टमेंट्स आती हैं या अपॉर्शनमेंट्स आती हैं वो आपके मोस्टली स्मॉल चैप्टर से होती हैं। जैसे बैड डेट्स के बारे में अगर कोई एडजस्टमेंट आएगी, वो अलग से स्मॉल चैप्टर है, पहले आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं अगर आप ट्रैक करोगे तो वहाँ टाइम वेस्ट करोगे। डेप्रीसिएशन के बारे में वो आपका एक एक्स्ट्रा वो है। इस तरह आपका मुख्तलिफ यानी कि जो आपके कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उनके बारे में। तो जो एडजस्टमेंट्स एंड अपॉर्शनमेंट्स हैं आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स के अंदर, उनको अगर आप डायरेक्टली शुरू में स्टार्ट करना चाहोगे ना कि मैं इनकम स्टेटमेंट शुरू करता हूँ या बैलेंस शीट से शुरू करता हूँ अपनी प्रिपरेशन, तो आप एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे उनके ऊपर।
अब उनको ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से अगर आप इनकम स्टेटमेंट में दिए हुए बैड डेट्स के क्वेश्चन है, बैड डेट्स की तैयारी करने चाहोगे ना, तो आपका पूरा चैप्टर तैयार नहीं होगा बैड डेट्स का, आपको हाफ नॉलेज मिलेगा, टाइम डबल ज़ाया हो जाएगा, फिर आपको एंड में वो चैप्टर दोबारा करने पड़ेंगे जो स्मॉल चैप्टर्स हैं जिनकी एडजस्टमेंट टाइम ही थी। तो मैं पर्सनली रिकमेंड ये करता हूँ कि आप स्मॉल चैप्टर से शुरू करें। जैसे एग्जांपल ये है, अगर आपने बैड डेट्स का चैप्टर पहले कर लिया, आपको उसकी सारी टेक्निक्स आ गई, तो अब जब आप इनकम स्टेटमेंट पे आओगे, उसकी एडजस्टमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर बैड डेट की एडजस्टमेंट आएगी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपको तरीका आता होगा। यही अगर आप रिवर्स में करोगे, आप पहले इनकम स्टेटमेंट शुरू करते हो, वहाँ से बैड डेट की एक आध टेक्निक सीख लेते हो बेस्ड ऑन द एडजस्टमेंट, तो दोबारा जब ये ख़त्म हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट कर लोगे, तो दोबारा आपको बैड डेट्स के चैप्टर पे आना पड़ेगा, उसको दोबारा जीरो से शुरू करके पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सारी टेक्निक्स कवर नहीं होती, वहाँ एक या दो टेक्निक यूज़ होती हैं, कुल 3 से 4 टेक्निक्स आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे हार्ड चैप्टर से शुरू करते हैं, हार्ड से नहीं शुरू करना, स्टार्ट फ्रॉम द ईजियर चैप्टर्स। तरीका क्या है कि जो भी आप नोट्स यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से उसकी टेक्निक पढ़ें कि किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एग्जाम्पल्स जो सॉल्व करके दी हुई हैं उनको खुद सॉल्व करके देखें। रीज़न ये होता है कि एग्जाम्पल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया होता है, जब आप उसको खुद सॉल्व करोगे, कहीं आपसे गलती होती है तो आपको पता लग जाएगा, यार यहाँ मैंने ये गलती की थी, क्योंकि एग्जाम्पल में उसने यहाँ ये समझाया हुआ है कि इस वजह से गलती हुई है। तो उन एग्जाम्पल्स को खुद भी सॉल्व किया करें। आपने एक चैप्टर की एग्जाम्पल सॉल्व कर ली, उसके नोट्स पढ़ लिए, अब आपको उसकी टेक्निक थोड़ी बहुत आ गई समझ। ठीक है, पेपर 1 पिछले 10 साल, दोनों वेरिएंट्स यानी कि 1, 1, 1, 2 और आपकी दोनों सीरीज़ अक्टूबर, नवंबर, मई, जून। ठीक है, उसके आपने पिछले 10 साल के, और अगर आप चाहो तो पेपर 1 के लिए 2002 तक जा सकते हो आप उसके, लेकिन ध्यान से मैंने आपको पहले बताया है कि जो एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो ना करना। तो उसके आप टॉपिकल पास पेपर्स करो, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो करें, उनको अटैम्प्ट जरूर करके देखें। जैसे कुछ बच्चों का जब दिमाग तेज चलने लग जाता है ना, उनको समझ आ जाती है चैप्टर की, तो फिर वो ये करते हैं, BRS का क्वेश्चन आया, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर एग्जांपल, या बैड डेट का, वो देखते हैं हाँ यार ऐसे ऐसे हो रहा है, वो आंसर लिख देते हैं और उनका आंसर सही भी हो जाता है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस बेहतर इस तरह होगी कि अगर आप उसको अटैम्प्ट करके देखो, आपका द वे ऑफ सोल्यूशन, जो टेक्निक ऑफ सोल्यूशन है, वो बेहतर होता जाएगा। और जो क्वेश्चन ना समझ आए, गलत हो जाए, या जिस क्वेश्चन में इशू आए उसको यानी नोट डाउन करें, उसके अंदर जो गलती थी उसको अपने एक नोट से उससे समझें, एग्जाम्पल समझें, और उसको ज़रूर अलग से नीट नोट डाउन करें, ताकि आप जब आखिरी दिन रिवीजन कर रहे हो, आखिरी हफ्ते कर रहे हो, तो आप उन क्वेश्चंस को जहां आपने गलती की है उनको रिवाइज कर सको जल्दी जल्दी, बजाय कि आपको सारे पेपर खोल के ढूंढना पड़े कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, अपनी गलती भी लिखो कि मैंने क्या गलती की थी, और उसका सही सोल्यूशन भी लिखो। ठीक है, पेपर 1 हो गया आपका। अब आप टॉपिकल पेपर 1 हो गए इस चैप्टर के, अब आ जाए टॉपिकल पेपर 2 यानी पेपर 2 के टॉपिकल क्वेश्चंस के ऊपर, उस चैप्टर के जो आपका कंपैक्ट क्वेश्चंस हैं, यानी वो कहते हैं ना इस तरह इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के क्वेश्चंस हो गए, कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस हो गए, हैवी क्वेश्चंस, उनको साइड पे करते हैं अभी एक बार, क्योंकि उनमें से आप इस तरह एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। जो उस चैप्टर के अपने क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, जैसे BRS का आया हुआ है, सब्सक्रिप्शन का आया हुआ है, या बैड डेट्स का अपना अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, उनको अटैम्प्ट करें। जब आप इनको अटैम्प्ट कर रहे हैं, 2 चीज़ों में फोकस करना है। एक तो अपनी स्पीड तेज़ करनी है, आपने कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी सही करनी है। अगर आप ही कैलकुलेशन 3 दफ़ा आपको चेक करनी पड़ रही है, यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट द पेपर, आपका पेपर जो है रह जाएगा हाफ। ठीक है, अकाउंटिंग में आपकी कैलकुलेशन की स्पीड मैटर करती है। एक कॉमन मिस्टेक है बच्चों के जहन में कि अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा मैथ होता है, बिल्कुल नहीं होता, वही प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, और कुछ 1-2 आपके जो होते हैं टेक्निक्स आगे जाके हैवी अकाउंटिंग में आ जाती हैं। बेसिक मैथ होता है, सिर्फ फॉर्मूलाए होते हैं, लेकिन मैथ वही बेसिक वाला होता है, कोई उसमें आपको डेरिवेटिव जो है वो लेवल के किताब नहीं लेने होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो इट्स मोर अबाउट योर कैलकुलेशन एक्यूरेसी देन इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट मैथ टेक्निक्स। वही प्लस माइनस में गलतियाँ होंगी और कहीं नहीं होंगी। ठीक है, या फॉर्मूला अगर आपको भूल गए रेशोज वगैरह के, वहाँ गलतियाँ होंगी, या आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला समझ लिया, वहाँ गलती होगी। मैथ उतनी कम्प्लेक्स नहीं है इसकी। खैर, जो बात मैं करना चाह रहा था, अब आपने पेपर 2 के वो सॉल्व किए, इनमें कॉमन मिस्टेक्स को ढूंढा। एक तो अपनी एक्यूरेसी ठीक करें, स्पीड सही करें, स्पीड के साथ अपनी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी ठीक करें। वो कैलकुलेटर ढूंढें जिस कैलकुलेटर से आपको काम करने में आसानी हो रही है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कैसियो वाला कैलकुलेटर जो है हमारा, FX 991 ES प्लस था शायद, वो उस पर सोलर पैनल छोटा सा लगा होता है। वो कैलकुलेटर काफ़ी स्मूथ है, जब आप एक फर्स्ट पे आपका हाथ सेट हो जाए तो बड़ा तेज़ी से कर पाओगे, फिर उसमें गलतियों के चांसेस कम है, क्योंकि उसमें की अटकती नहीं है। ठीक है, वरना की अटक जाए तो उसमें पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है। तीसरी चीज़ जो आपने अकाउंटिंग की प्रैक्टिस के दौरान ध्यान में रखनी है ना, वो ये है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं उस चैप्टर की। जैसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स अक्रॉस द बोर्ड,
जिसमें स्टूडेंट्स 1 से 2 मार्क्स आया करते हैं, वो होता है बैलेंस, जो आपका CD है उसका बैलेंस PD ना बनाना। आप टी अकाउंट बना रहे हो, आप कुछ 1-2 सिचुएशन होंगी जहाँ उसका अलग से मार्क ना हो, वरना 99% सिचुएशंस में उसका एग्जामिनर अलग से मार्क रखा होता है कि जो आप बैलेंस CD बना रहे हो उसका बैलेंस BD भी शो करो, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गई। इस तरह जो आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट है उसमें ये बात समझना कि दोनों साइड पे उसके बैलेंसेस हो सकते हैं कि कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस हो सकती हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन आपकी प्रीपेड हो सकती हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन आपकी जो एडवांस रेवेन्यू हो सकता है, कुछ सब्सक्रिप्शन आपकी जो एक्रूड हो सकती हैं। तो ये चीज़ समझना। सिमिलरली जो आपका सस्पेंस अकाउंट है उसमें ये बात सब समझना कि सस्पेंस अकाउंट की कोई कैरी फॉरवर्ड वैल्यू नहीं होती, सस्पेंस हैज़ टू कैंसिल आउट, वो जीरो होता है। सस्पेंस अकाउंट का कोई कैरी फॉरवर्ड वैल्यू जो है आपकी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती, एटलीस्ट O लेवल की किताब है, ठीक है। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ना, इनको समझें आप जब आप पेपर कर रहे हैं उनको, और अगर हो सके तो उनको अलग से नोट डाउन करो। मैंने इनके अलग से नोट्स बना दूंगा हर चैप्टर की, कॉमन मिस्टेक्स के यही लिंक डाल दूंगा। अगर आप फरवरी में देखेंगे 2021 या उसके बाद तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए उनके नोट्स बनाएंगे कि कॉमन मिस्टेक्स क्या आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक चैप्टर हो गया, उसके बाद सेकंड चैप्टर का सेम तरीके से करके फिर चैप्टर 1 पे वापस आ जाओ, उसके वो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो रिवाइज करें, ठीक है, और आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो रिवाइज करें। सारे चैप्टर हो गए, आप इस तरह के करके एक किया उसके पिछले वाले। अच्छा, इसमें भी ध्यान ये करना है कि चैप्टर 4 अगर करते हो तो उसमें चैप्टर 1 से लेकर 3 तक के सबके आप गलतियाँ अपनी बात चेक कर लेना, बजाय कि आप इतना आगे चले जाओ कि पिछले चैप्टर्स भूल जाएं। क्योंकि अकाउंटिंग में मैंने मैथ्स में ये बात की थी, अगर आपको याद हो, आपने मैथ्स की वीडियो देखी है तो, मैथ्स O लेवल्स की। अकाउंटिंग में भी वही इशू है कि हर चैप्टर के अपने टेक्निक्स है, अपने फॉर्मूलाएँ, अपना स्टाइल है करने का। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर दूसरे से कनेक्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला और मेथड्स ऑफ डूइंग। तो इसलिए कॉमन इशू ये आता है स्टूडेंट से कि वो जब बहुत आगे चले जाते हैं ना, पिछले को रिवाइज नहीं करते। तो बेशक आपने शुरू में पिछला बहुत अच्छा तैयार किया हो, लेकिन जब आप आगे चले जाओगे तो आपको भूल जाता है। तो आप अगर चैप्टर 8 पे आ गए हो फर्ज करो, तो उसके भी टॉपिकल्स इस तरह करने के बाद, गलतियां लिखने के बाद, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक की तमाम के टॉपिकल्स को दोबारा जो अपनी गलतियां वो देखें, ठीक है, और अपनी जो कॉमन मिस्टेक्स आपने लिखी हुई थी, जो कॉमन गलतियां होती हैं, कॉमन पैटर्न्स थे, उनको देखें, और कुछ 1-2 क्वेश्चंस के जो बहुत मुश्किल है सॉल्व भी कर लें दोबारा, ताकि आपके ज़हन से स्किप ना हो। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, जब आप इस तरह प्रिपेयर करके आओगे ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के ऊपर, आई कैन गारंटी यू इंशाल्लाह कि 10 मिनट लगेंगे सिर्फ आपको, या चले 10 मिनट तो बहुत मैं वो कह दिया, मकसद ये है कि आपको मैक्सिमम जो है 3 से 4-5 दिन लग जाएंगे। किस चीज़ में? उसकी टाइटल वगैरह सही करने में, उसका फॉर्मेट समझने में, और ये समझने में कि कहाँ आपकी कैलकुलेशन की गलतियाँ हो सकती हैं। आपको एडजस्टमेंट्स, अपॉर्चुनमेंट्स ऑलरेडी आती होंगी, आपको पता होगा 6% इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लोन लिखा हुआ है, तो मैंने इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। आपको पता होगा कि बैड डेट्स ऑन सेल्स है या बैड डेट्स ऑन अकाउंट रिसीवेबल है, तो मैंने क्या करना है। आपको पता होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर डिस्पोजल हुआ है तो उसके अंदर मैंने डेप्रिसिएशन में माइनस करनी है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, क्योंकि आपने शॉर्ट चैप्टर्स जो हैं इन तमाम चीज़ों को इनके अपने चैप्टर्स में पढ़ लिया है। अब आपने सिर्फ क्या करना है, टाइटल का एक कॉमन मिस्टेक है, टाइटल नहीं लिखते बच्चे सही तरीके से, कि अगर इनकम स्टेटमेंट है या जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है वो होगी एट द ईयर एंडेड या एट द टर्म एंडेड, और जो बैलेंस शीट है वो एज पर होगी। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं इस तरह की, टाइटल ना देना, फॉर्मेट ना सही बनाना, फॉर्मेट में जो है उनको चीज़ों को वो कर देना, सही चीज़ को सही जगह इंसर्ट ना करना, ये जो इश्यूज़ हैं ना, ये आपको सीखने पड़ेंगे बस, बाकी सब कुछ ऑलरेडी तैयार होगा। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो, यानी जो हैवी क्वेश्चंस हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इस तरह वाले क्वेश्चंस जो हैं इनको, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन हो। पिछले क्वेश्चन की गलतियों को रिपीट इन चेक करते रहें, कुछ क्वेश्चंस और अगर अभी आपने 10 साल के नहीं किए तो और पॉसिबल सॉल्व कर लें, एंड दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल दैट यू नीड फॉर अकाउंटिंग। जो फार्मूला वगैरह हैं, स्पेशली रेशोज़ के, उनको ज़रूर मेमोराइज़ करें, क्योंकि फार्मूला बच्चे भूल जाते हैं एट टाइम्स। लेकिन मेमोराइज़ करते हुए देखो, एक होती है क्रैमिंग। क्रैमिंग ये है कि सीधा रट्टा, आपको पता ही नहीं आप क्या याद कर रहे हो, बस आप याद कर रहे हो। मेमोराइजेशन ये होती है, मैं इस वर्ड को इस तरह यूज़ करता हूँ, जब मैं आपको कहूँगा मेमोराइज़ कर लें, तो आप याद कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू क्रैम समथिंग, बट यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज इट विद द नॉलेज कि ये कहाँ यूज़ होना है, इसका मतलब क्या है। आप सीधा अंदर रट्टा नहीं मार रहे, आपको ये नहीं सिस्टम कि आपको यही नहीं पता कि लिखा क्या हुआ है, बस आप याद कर रहे हो, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज प्लस माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अब आपको अगर पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है तो ये आपने क्रैम किया है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने याद कर लिया है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, लेकिन मुझे पता है कि करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, उनको माइनस करके वर्किंग कैपिटल क्यों निकल रहा है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, इसका जो है यूज़ क्या है। ये वो मेमोराइजेशन है जो आपको क्रैमिंग से हटाती है और आपको चीज़ को समझ के साथ याद करवाती है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप इस तरह याद करोगे, आपको पता होगा कि क्या चीज़ क्या मीनिंग रखती है, उसका यूज़ क्या है, उसका फोकस क्या है। आपको फ़ायदा क्या होगा कि अब जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, कोई अनहोनी क्वेश्चन आ जाता है सामने, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होगा यार यहाँ मैंने फार्मूला याद किया था, वो इस तरह अप्लाई हो सकता है। अगर आप अंदर रट्टा मारोगे कि फार्मूला क्रैम कर लिया, तो आपको समझ नहीं आएगा, आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। एक और कॉमन मिस्टेक मेरे जहन में जो आई थी, मैं बता देता हूँ आपको, कि जब आप इंटरप्रेट कर रहे होते हो
रेशोज़ को, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ कॉमन चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे 2:1 का यार्ड स्टिक लेवल हो गया, 1:1 का लेवल हो गया, तो ये चीज़ें याद रखा करें, ठीक है। ये हम बाकी अभी आगे इंशाल्लाह सिलेबस कंटेंट में कवर करेंगे, लेकिन मैंने आपको मेन बातें बता दी हैं। इस तरह प्रैक्टिस करो अकाउंटिंग की, इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे जो 5 रिक्वेस्ट शुरू में थी वही एंड में, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं इसके बाद इंशाल्लाह बाकी वीडियोज़ में कल बनाऊँगा।